हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। तायोंग बिल्कुल लाइफलेस बॉडी की तरह बन चुका था, जिसे देखना जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द भरा था। तायोंग के सोने के बाद जंगकुक चुपचाप डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से कहता है, क्वीन को ये क्या हो गया है? वो मेरी किसी भी बात का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है? क्या मेरे तेई को कुछ हुआ है? बोलिए, वो ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? वो रो भी नहीं रहा है। डॉक्टर जंगकुक की ये बात सुनकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, किंग, अभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा सदमा लगा है और आपको ही उन्हें संभालना होगा। उनके बेबी के जाने का दुख बहुत है। जब हम लोग उन्हें बेबी दिखाने लाए थे तो उन्होंने बेबी देखने से भी मना कर दिया था। इससे पता चलता है कि उन्हें कितना बड़ा सदमा है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा किंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको अपने दुख के बारे में ना सोचकर उनके दुख के बारे में सोचना चाहिए। अभी आप उनके लिए खुद को संभालिए और उन्हीं के लिए खुद को प्रिपेयर करिए। अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस है। वो पहले ही अपना बेबी खो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फिर से कभी भी वापस प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। जंगकुक डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो पहले ही अपना बेबी खो चुका था और वो तांग नहीं खोना चाहता था। इसलिए जंगकुक डॉक्टर से कहता है, ठीक है, आप ये बता दीजिए ते डिस्चार्ज कब होगा? मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़्यादा दिन उसे हॉस्पिटल में नहीं रह सकता। हॉस्पिटल का माहौल देखकर उसे फिर से हमारे बेबी की याद आएगी, जो मैं नहीं चाहता। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, ठीक है किंग, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। आप शाम को उन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हो। मैं सारे डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दूँगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फिर से तायोंग के कमरे में आ जाता है। तायोंग बड़ी मुश्किल से सोया था और डॉक्टर ने उसे नींद के इंजेक्शन दिए थे, इसलिए वो सो रहा था। जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायोंग के बेड के पास आता है और तायोंग के फेस को बड़े ही प्यार से होल्ड कर कहता है, तेई, मेरे लाइफ में जब कोई भी नहीं था, तुम थे। जब मैं मेरे ज़िंदगी में कभी भी मुस्कुराता नहीं था, वो तुम ही थे जिसने मुझे मुस्कुराना सिखाया। और आज शायद मेरी बारी है कि मैं तुम्हें वापस से जीना सिखाऊं। मैं मानता हूँ ये दुख बहुत बड़ा है। मैंने भी मेरी प्रिंसेस को खोया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपना सारा दुख, सारा दर्द छुपाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम पहले जैसे हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक तांग के फोरहेड की किस लेता है और जंगकुक तांग के पास ही बैठकर तांग के हेड पर बड़े ही प्यार से पैट करने लगता है। जंगकुक की आंखों से भी आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी जंगकुक जैसे तैसे कर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। एट इवनिंग, अभी शाम के 5 बज चुके थे। डॉक्टर ने तांग के सारे डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिए थे। डॉक्टर जंगकुक को अपने कैबिन में डिस्चार्ज पेपर पर साइन करने के लिए बुलाते हैं। जंगकुक डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, आगे का जितना भी ट्रीटमेंट है वो सब मैं जियोन मेंशन में करना चाहूँगा। मैं तांग को फिर से हॉस्पिटल में नहीं लेकर आऊँगा। अगर मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर आया तो उसके माइंड में फिर से वो सारी बातें घूमती रहेगी। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, किंग, अगर हो सके तो क्वीन को कहीं बाहर लेके जाइए, किसी छोटे मोटे शहर या आपके होम टाउन। उनका ज़्यादा दिन मेंशन में भी रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेंशन से भी आपके बेबी की यादें जुड़ी है, जो उन्हें पल पल सताएगी। इसलिए आप कुछ दिनों के लिए उन्हें लेकर कहीं बाहर चले जाइए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करते हैं और डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आते हैं। तायोंग बिल्कुल भी लाइफलेस बॉडी की तरह
अपने बेड पर बैठा हुआ था। तायंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन जंगकुक अपनी हिम्मत नहीं हार रहा था और वो बिल्कुल नॉर्मली ही तायंग से बात कर रहा था। जंगकुक तायंग के पास आता है और बड़े ही सॉफ्टली तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तेई घर चलो, हमें घर जाना है, तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है। जंगकुक की ये बात सुनकर भी तायंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बस अपना सर हाँ में हिलाता है। जंगकुक के लिए ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी जंगकुक जैसे न तैसे अपने आप को संभाल कर तायंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और उसे कार में लेकर आता है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायंग की सीट बेल्ट लगाता है और अपनी ही और बड़े ही केयर के साथ कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग अभी भी अपनी खुली आंखों से विंडो के बाहर देख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा था। पूरे रास्ते जंगकुक तायंग से कई सारी बातें करते आया था, लेकिन तायंग जंगकुक के एक भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को भी अपने आंसू कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। कुछ देर बाद ड्राइव कर कर जंगकुक को एक फ्लावर की दुकान दिखती है, जहाँ पर कई सारे रेड रोजेस रखे हुए थे। उन रेड रोजेस को देखकर पता नहीं जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जंगकुक अपनी कार रोक कर तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन तायंग वो बात पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसकी वजह से जंगकुक अपना सैड फेस लेकर उस फ्लावर शॉप पर आता है और फ्लावर वाले जो आंटी फ्लावर बेच रही थी उनसे अपने लो टोन में कहता है, मुझे वो रेड फ्लावर का बुके चाहिए। ये बात सुनकर वह आंटी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जंगकुक को रेड फ्लावर का बुके दे देती है। जंगकुक पैसे निकालकर उन आंटी के हाथों में देकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी फ्लावर वाली आंटी जंगकुक को रोककर कहती है, सर आपने ज़्यादा पैसे दे दीजिए, आप बचे हुए पैसे तो ले जाना ही भूल गए। उन आंटी की तरफ देखकर जंगकुक उनसे अपने लो ट्यून में कहता है, ठीक है आप ये पैसे रख सकती हो, मुझे नहीं चाहिए। ये कहने के बाद जंगकुक वापस से कार में आकर बैठ जाता है। तायंग जंगकुक को देख रहा था और उसने ये बात भी नोटिस की थी कि उसने रेड फ्लावर लिए थे। तायंग को लगा था कि वो रेड फ्लावर जंगकुक ने उसके लिए थे, लेकिन जंगकुक आकर कार में बैठ जाता है और फ्लावर को भी अपने हाथों में पकड़े रहता है। उसने तायंग के हाथों में फ्लावर नहीं दिए थे, जिसे देखकर तायंग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर बाद ड्राइव कर कर जंगकुक अपनी कार एक कब्रिस्तान के बाहर रोक देता है। जंगकुक अपनी सीट बेल्ट ओपन कर कर तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक वो फ्लावर का बुके लेकर उस कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। तायंग ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था और तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी था कि जंगकुक यहाँ क्यों आया है। तायंग कुछ कह नहीं रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि तायंग जंगकुक पर ध्यान नहीं दे रहा था। तायंग भी जैसे ही जंगकुक चला जाता है, अपनी सीट बेल्ट ओपन कर कर वो भी कब्रिस्तान के अंदर आता है। जंगकुक कब्रिस्तान के अंदर आकर एक कबर पर वो सारे फ्लावर रख कर अपना हैंड रख कर कहता है, प्रिंसेस क्या तुम ठीक हो। तायंग एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर ये सब कुछ देख रहा था और तायंग के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में उस कबर पर अपना हाथ रख कर कहता है, प्रिंसेस ये अप्पा है, अप्पा तुमको बहुत याद कर रहे हैं और अम्मा भी। इस वक्त अप्पा काफ़ी ज़्यादा लोनली है। तुमने तुम्हारी अम्मा की हालत देखी ना, वो कुछ नहीं कह रही है। मैं उसकी आवाज़ सुने बगैर एक दिन नहीं रह सकता और आज तो 3 दिन हो गए उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। प्रिंसेस तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई। ये सब कुछ हमारे लिए कितना पेनफुल है, क्या तुम जानती नहीं हो। हम तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पा रहे हैं। क्या तुम अपने अम्मा अप्पा से इतनी नाराज़ हो।
ये कहने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक को देखकर तांग भी रोने लगता है। जंगकुक उस कब्र पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ वापस अम्मा अप्पा के पास चले आओ। अप्पा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। अप्पा तुम्हारे अम्मा को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अप्पा को कौन संभालेगा बेबी। अप्पा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। क्या तुम फिर से हमारे पास नहीं आओगे? क्या तुम्हें तुम्हारे अम्मा अप्पा की याद नहीं आ रही है? ये बात कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और फिर एक ठंडी हवा का झोंका जंगकुक के गालों को छूकर वहाँ से चले जाता है, जिसे फील कर कर जंगकुक स्माइल करता है और उस कब्र को देखकर कहता है, आई नो माई प्रिंसेस, तुम मुझे देख सकती हो और तुम काफ़ी ज़्यादा सैड भी फील कर रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। अप्पा को जब भी टाइम मिलेगा वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगी। ये बात कहकर जंगकुक स्माइल करता है और कब्र पर की मिट्टी उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर से खड़ा होकर कार की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक को आता हुआ देखकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और इमीडिएटली कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक अपने आप को ठीक कर कर कार में आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी सॉरी मुझे लेट हो गया, लेकिन अब हम घर चलते हैं। जंगकुक को झूठ बोलता हुआ देखकर तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तुम कहाँ गए थे? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक नर्वसली तायोंग से कहता है, मुझे कुछ काम था। दरअसल एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसे चेक करने बाहर चला गया था। जंगकुक को झूठ बोलता हुआ देखकर तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है, लेकिन तायोंग भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जंगकुक कार ड्राइव करना शुरू कर देता है, लेकिन जंगकुक का हैंड अपने पॉकेट पर था, जिस पर उसके बेबी की कब्र की मिट्टी थी, जिसे देखकर तायोंग अपने लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, तुमने अपने पॉकेट पर हैंड क्यों रखा है? क्या इसमें कुछ है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक घबराते हुए तायोंग से कहता है, नहीं इसमें कुछ नहीं है, बस मेरा फ़ोन बार बार बजे जा रहा है, इसलिए मैंने हाथ मेरे पॉकेट पर रखा है। तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर और भी ज़्यादा सैड फील करता है और विंडो की तरफ देखकर रोने लगता है। कुछ देर बाद ड्राइव कर कर जंगकुक और तायोंग जियोन मैंशन पहुंच जाते हैं। मैंशन में सारी मेट्स तायोंग का वेट कर रही थी। जंगकुक और तायोंग जैसे ही मैंशन में आते हैं, सारी मेट्स और अजुम्मा तायोंग का वेलकम करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन वो क्या वेलकम करे, सब लोग काफ़ी ज़्यादा सैड थे। यहाँ तक भी तायोंग भी। तायोंग की ऐसी हालत देखकर उन सारी मेट्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो जंगकुक के पास आकर अपनी सैड ट्यून में कहती है, किंग हमने आपका रूम साफ़ कर दिया है और वो सारी चीज़ें भी हटा ली है जो आपने बेबी के लिए मंगाई थी। मेट की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। तायोंग ने ये सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक के भी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर उनके बेडरूम में लेकर आता है। बेडरूम पूरी तरीके से खाली खाली दिख रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक और तायोंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। जंगकुक ने बेडरूम में सारी चीज़ें बेबी की लाकर रख दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए वो बस दोनों ही चुपचाप अपने खाली बेडरूम को देख रहे थे। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटाता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, बेबी मैं अभी आता हूँ, तुम जब तक रेस्ट करो। ये कहने के बाद जंगकुक बालकनी में आ जाता है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग ने जंगकुक की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तायोंग बेड से बैठकर जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक बालकनी में आकर
अपने पॉकेट में से मिट्टी निकालकर फ्लावर पॉट में डाल देता है और उस फ्लावर पॉट को देखकर स्माइल करता है और कहता है, प्रिंसेस तुम अब यहीं रहना अपने अप्पा के पास, अप्पा रोज़ तुमसे मिलने आएंगे। ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और उस फ्लावर पॉट को किस कर वहाँ से चले आता है। तायोंग बेड से बैठकर ये सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं देखा है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और बड़ी ही स्वीटली कहता है, बेबी तुम दवाई ले लो और उसके बाद रेस्ट करो, तुम्हारा ज़्यादा देर तक जागना ठीक नहीं है। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और डिनर और अपनी दवाई लेकर सो जाता है। एट मिडनाइट जंगकुक अभी भी तायोंग के हेड पर बैठ कर रहा था। तायोंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से सोया था। तायोंग को सोता हुआ देखकर जंगकुक सैड स्माइल करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस कर तायोंग की बॉडी को अच्छी तरीके से कवर कर जंगकुक बैल्कनी में आ जाता है, जहाँ पर जंगकुक ने अपने बेबी की कब्र की मिट्टी को उस फ्लावर पॉट में डाला था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है मुझे वो भी पता, और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, पर यू।